हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सी ए चिन्मय पाठक एंड काफ़ी दिनों से वी हैव स्टार्टेड दिस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर सी ए फाउंडेशन बिजनेस लॉज. दिस इज नॉट जस्ट रेलेवेंट फॉर जून बट दिस इज रेलेवेंट एज वेल एज फॉर ऑल द फर्दर अटेम्प्ट जो भी आपका हो, वेदर इट इज जून, वेदर इट इज दिसंबर अटेम्प्ट. डोंट वरी गाइज, आई एम हियर. वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस डेली. बीच में आई एम फेसिंग, अभी भी मेरे हाथ में सलाइन लगा हुआ है सर. आई एम गोइंग थ्रू टाइफाइड एंड दैट्स वाई मैं थोड़ा हॉल्ट लिया था. आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीटली, आई वॉज बेड रिडन. लेकिन अभी आई एम बैक विद आवर आंसर राइटिंग वीडियोज एंड दे विल बी कंटिन्यूस बेसिस. तो कम से कम मेरे हिसाब से आई विल बी डूइंग रफली 20 to 40 सेशंस ऑफ दिस आंसर राइटिंग, जिसमें कि आज है अपना डे 7. तो लेट्स स्टार्ट. सीधा आरटीपी से क्वेश्चन उठाया है मैंने, देख सकते हो आप. आरटीपी का भी वीडियो आने वाला है मेरा कल दोपहर तक. द आरटीपी वीडियो विल बी देयर जहां पे आई विल बी सॉल्विंग द एंटायर आरटीपी विद रिफ्रेम्ड आंसर्स. सर रिफ्रेम्ड, अरे मतलब आईसीआई के आंसर जो होते हैं वो पैराग्राफ होता है, काफी डिफिकल्ट उसमें ये यूज हो जाते हैं वर्ड्स. मेरे वाले में हम रिफ्रेम करने वाले हैं, हमारे हिसाब से करने वाले हैं सर. तो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो. ये क्वेश्चन 1 कहता है, जो आरटीपी का ही है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स वेरियस फंक्शंस. दो क्वेश्चंस पूछे सर. सिंगल थ्योरी क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है. अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नया है सीए फाउंडेशन के लिए. सर इस थ्योरी क्वेश्चन की अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ ना, तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जो इंडियन जुडिशियरी है सर, जुडिशियरी यानी, कभी भी याद रखना, इंडिया में 3 ऑर्गन्स होते हैं सर. ऑर्गन्स जी. सबसे पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, जहां पे एक लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होती है. ये लोग बनाते हैं सर कायदे कानून, लॉज. फिर आ जाता है सर अपना एग्जीक्यूटिव. ये पैरेलल है, ओके, कोई बड़ा नीचे छोटा नहीं एक दूसरे से. एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जैसे पुलिस ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, इनका काम होता है इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना सर. एंड देन कम्स द थर्ड वन, जुडिशियरी. जुडिशियरी का काम होता है इन्हीं लॉज को प्रोटेक्ट करना. क्या बात करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है चोरी करने के लिए 100 रुपए जुर्माना. तो जो भी चोरी करेगा उसको पुलिस वाला पकड़ेगा, केस दाखिल करेगा और जज डिसाइड करेगा उसको कितनी पेनल्टी होनी चाहिए, क्या उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए. तो दिस इज व्हाट इंडियन जुडिशियरी इज ऑल अबाउट. पहली चीज, तो इंडियन जुडिशियरी दो तरीके के इश्यूज डील करती है सर. एक, दो सिटीजन्स के बीच में किसी ने किसी की चोरी की है तो दो सिटीजन्स के बीच में जो डिस्प्यूट है वो ये रिजॉल्व करती है. और दूसरा होता है सर, मेरी जमीन सरकार ने ले ली, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, तो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये भी ये सॉल्व करती है. तो ये अपने को समझ गया कि इंडियन जुडिशियरी का काम क्या है. फिर ये क्या करती है सर, लॉज को इंटरप्रेट करती है, समझती है. कई लॉज में कुछ कमियां दिखती है तो उसको भरने का काम ये करती है. डिस्प्यूट कम करवाने का काम करती है, झगड़े सुलझाती है सर. और लास्टली सिटीजन्स को भरोसा दिलाती है कायदे में, कानून में, लॉ में. हमारे इंडिया में सबसे टॉप में बैठता है सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट है, भारत में एक ही है, दिल्ली में ये बैठता है ये कोर्ट. और ये जो बोलेगा ये सारे भारतवर्ष पे एप्लीकेबल होता है सर. इसके नीचे हर राज्य को, हर स्टेट को या हर यूनियन टेरिटरी को अपना अपना एक हाई कोर्ट दिया जाता है सर. यूनियन टेरिटरी को भी जनरली देखो, मैं डिटेल में मैंने बात करी है इन माय लेक्चर, आप जाके देख सकते हो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. फिलहाल के लिए समझ लीजिए हर राज्य को एक हाई कोर्ट दिया जाता है सर. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना हाई कोर्ट के ऊपर बंधन कारक होता है, लागू होता है. लेकिन हाई कोर्ट का कहना उल्टा नहीं होता यार. पापा ने कहा तो बेटे पे लागू हो जाएगा, लेकिन बेटे का कहना पापा पे लागू नहीं होता है. सेम अगर ये हाई कोर्ट मान लीजिए मद्रास का है, तो सिर्फ मद्रास रीजन में इसकी चलेगी, मद्रास के बाहर इसको एज अ रेफरेंस लिया जाएगा सर. लेकिन मद्रास में इन्होंने कुछ कहा कह दिया ना, तो मद्रास के सारे कोर्ट, सारे पुलिस, सारे कलेक्टर्स को ये मानना ही पड़ेगा. इन हाई कोर्ट्स के नीचे हर जिले को, हर डिस्ट्रिक्ट को दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और मेट्रो सिटीज को दिया जाता है सर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट. ऐसा इस कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है. बस अब देखिए मैं इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखता हूं अपनी लैंग्वेज में. तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द आंसर दैट आई हैव फ्रेम्ड सर. क्वेश्चन नंबर 16 इसलिए है क्योंकि दिस इज आवर डे, लाइक हमारा जो 6 दिन तो हमारे हो चुके हैं, दिस इज डे 7. And that's why it is question number 16 that we are dealing with. क्या लिखा है सर? Indian judicial system is a branch.
विच डज एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, लॉ को एनफोर्स करने का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन कौन कौन सर, सिटीजन्स एंड बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। साथ ही साथ देखो, अगर आप आगे देखोगे ना सर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे के द फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, क्या फंक्शंस है सर इसके? सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट, कानूनों को समझना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सरकार या सिटीजन्स के बीच में जो भी दिक्कत है उनको सुलझाना, एंड प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमॉन्ग सिटीजन्स। आईसीआई का लैंग्वेज देखोगे तो थोड़ा सा पागल हो जाओगे, बोलोगे सर समझ में भी नहीं आएगा डिफरेंस आपको, लेकिन फिर भी का मतलब डिफरेंस है। याद रखिए, इंडियन जुडिशियल सिस्टम अपने फंक्शंस करता है थ्रू द टॉप मोस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखो लिखा है यानी टॉप पे है। इसके नीचे आएगा सर हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। The decisions of the High Court are binding in the respective state but are only for reference in other states। यहाँ पे आईसीआई वर्ड यूज करेगा परजू एजू, आपको ये वर्ड याद नहीं रहेगा इसलिए रेफरेंस यूज किया है। Decisions of Supreme Court are binding on all high courts as per the Indian Constitution। In fact, the Supreme Court decision is the final word on the matter. That's it with the answer, sir. That's it with the answer. Let's go to the next question, question number 17 for other case study basis. तो मुझे दिखता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आरटीपी से ही उठाया आज का केस स्टडी। कहता है सर, मिस्टर पार्थ अप्लाइड फॉर अ जॉब एज प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। ठीक है सर, द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम। One member of the school management committee privately informed Mr. Parth that he was appointed, but official communication was not given by the school। अच्छा, तो स्कूल की कमिटी ने डिसाइड किया उसको हम रखेंगे जॉब पे, उसको किसी ने बताया, लेकिन स्कूल ने ऑफिशियली उसको नहीं बताया कुछ भी सर। लेटर मैनेजमेंट अपॉइंटेड समबडी एल्स। अरे बाप रे, धोखा दे दिया, मोए मोए हो गया उसका, मोए मोए। Now Mr. Parth filed a suit against the school for cancellation of his appointment and claimed damages for loss of salary। अरे बाप रे सर, जॉब का ऑफर ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं हुआ और चला गया कोर्ट में, केस फाइल कीजिए, बताइए क्या करेगा ये? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, मैं बताता हूं आपको कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूं सर क्वेश्चन नंबर 17। सर कभी भी अगर ये आपका पन्ना है क्वेश्चन 17, यहाँ पे मिडल ऑफ द पेज पे आएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा सर फैक्ट्स ऑफ द केस। मेरे राइट हैंड पे इनलेट फिक्स किया हुआ है सलाइन का, सो प्लीज बेयर कीजिए मेरी हैंडराइटिंग। अंडरलाइन करता हूं मैं फैक्ट्स ऑफ द केस को, या फिर अगर मैं होशियार बच्चा हूं तो मैं इसको बॉक्स करता हूं, और मैं फैक्ट्स ऑफ द केस में सिर्फ 2 लाइनें में क्या लिखूंगा पता है? मैं लिखूंगा मिस्टर पार्थ अप्लाइड फॉर अ जॉब। छोटे बच्चे होते जो लिखेंगे प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया, ऐसा वैसा सिर्फ लिखना है, फॉर अ जॉब इन अ स्कूल एंड द स्कूल इंटरनली डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया अंदर ही, टू अपॉइंट हिम, बट नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कभी भी शब्दों को ऐसे नहीं काटना है, यहाँ पे आधा नहीं नहीं, मेरा उधर लिखने को हो रहा है, मैं नीचे लिखूंगा, बट नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन वॉज मेड। ये एक लाइन मेरी हो गई। आगे मैं लिखूंगा somebody told him that he is being appointed, but later, please bear with my writing, please मेरा हाथ में सलाइन है प्लीज, but later the school appointed somebody else। क्या बोल रहे हो सर? देखा, 2 लाइन में पूरा का पूरा क्वेश्चन समराइज कर गया आपका भाई, और आप होके पूरा लिखते रहते हो सर, फैक्ट्स कैसे लिखे पूछते रहते हो। अरे एकदम शॉर्ट कंसाइज यार, एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंख बंद करके जो 3-4 चीजें याद आ जाए उसको साधारण भाषा में लिख देना ही फैक्ट्स ऑफ द केस है। दूसरी चीज मैं लिखता हूँ, मैं होशियार बच्चा हूँ सीए फाउंडेशन का, मैं लिखता हूँ एप्लीकेबल प्रोविजंस। आप लोगों को मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन करा है सर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। मैं लिखूंगा
As per the Indian Contract Act 1872, communication of acceptance is very crucial for making a contract legally enforceable. क्या बोल रहे हो सर? अरे ये तो मैंने आपको कितनी कितनी ही बार बताया है सर. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सिएबल. अब सर मैं यहाँ पे दो चीजें लिखूंगा. द कम्युनिकेशन. अरे यार, ठीक है. द कम्युनिकेशन कैन बी मेड ईदर बाय द. एक तो आप खुद कम्युनिकेट कीजिए. द कम्युनिकेशन में बी मेड ईदर बाय द एक्सेप्टर हिमसेल्फ और हिज एजेंट. चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं, एजेंट भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. ठीक है, दोनों पॉइंट लिख दिए. इसके बाद ना देखो, मेरी हैंडराइटिंग आज थोड़ी खराब है, इसलिए मैंने ना इसको वर्ड में भी टाइप करा है. मैं आपको वर्ड का भी आंसर दिखाऊंगा कि आइडियली मैं कैसा लिखता था अगर मेरा हाथ ठीक होता था. अब लास्ट मेरा आएगा सर एनालिसिस एंड कंक्लूजन. क्या बात करते हो सर जी? यहाँ पे कंक्लूजन लिखे बिना एक मार्क तो चला ही जाएगा सर. एनालिसिस में लिखेंगे हम, ऐसे वर्ड यूज करेंगे. इन द instant case, the decision to appoint Mr. Parth Padna was not communicated to him. Not communicated to him. And later, the management appointed someone else. ठीक है, ये एक पॉइंट लिखूंगा. फिर मैं दूसरा पॉइंट इसमें लिखूंगा. This internal decision was communicated to him by. मुझे नहीं पता कौन मेंबर था, मैं लिख दूंगा by somebody else. And this cannot be treated as official communication. यहां तक अगर मैं लिख सकता हूं सर, तो मुझे सिर्फ एक कंक्लूजन पॉइंट लिखनी पड़ेगी. Therefore, no valid contract was formed between the school and Mr. Parth, and thus he cannot file any suit. That's it sir. That's it. ये बन गया आपका पूरा केस स्टडी. फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे सर. मैं आपको एक बार सर आइडियली बता देता हूँ वर्ड में, क्योंकि मेरा थोड़ा हाथ दुख रहा है. मैं आइडियली आपको बता देता हूँ कि कैसे होना चाहिए था, ये आंसर कैसे होता था अगर मैं इसको मेरा हाथ अगर ठीक होता तो मैं लिखता था. तो सर देख पा रहे हो आप लोग कैसा लिखा है मैंने. फैक्ट्स ऑफ द केस क्या लिखता हूँ मैं सर. मिस्टर पार्थ अप्लाइड फॉर अ जॉब एट स्कूल एंड द स्कूल डिसाइडेड टू अपॉइंट हर. अरे यार, लड़का है यार. But this decision was not communicated to him. He got to know this from third party, but later school appointed some other person. That's it. Applicable. जाके कितना भी चेक कर लो, आईसीआई के इसमें चेक कर लो, कहीं पे भी चेक कर लो, ऐसा कोई नहीं लिखता जैसे मैं लिख के देता हूँ आपको. These are reframed answers. जाके आरटीपी चेक कर लेना आईसीआई का.
फिर मैं लिखता हूँ एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एंड द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर बाय ऑफर हिमसेल्फ और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट। आगे मैं लिखता हूँ सर सेकेंड पॉइंट एप्लीकेबल प्रोविजंस का, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय थर्ड पर्सन कैन नॉट बी कंक्लूडेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। इतना सही से लिख के अंडरलाइन कर दिया है। एनालिसिस में लिखता हूँ सर इन द इंस्टेंट केस द अर्लियर डिसीजन टू अपॉइंट मिस्टर पार्थ वाज नॉट कम्युनिकेटेड, management appointed somebody else, the communication of appointment was made by third person and it cannot be termed as valid communication, therefore no valid contract exists and he cannot file any suit। तो सी कितना इफेक्टिवली हमने इसको कवर किया सर, एंड दैट्स हाउ आई टीच माय स्टूडेंट्स। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइस, एंड आप लोग अगर चाहते हैं दैट आई शुड चेक योर आंसर्स नॉट एवरी डे बट सम अदर डे वाइज, you can surely let me know on my WhatsApp number, ping me a message, put me the PDF file। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है I will surely check your answers and give a detailed feedback। Thank you for the day।